गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एच सेंट। क्या एच सेंट? तो एच सेंट क्या है, इसको आज हम अच्छे से देखेंगे कि एच सेंट है क्या। तो सबसे पहले हम एच सेंट का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एच सेंट होता क्या है। तो एच सेंट को देखिए, कहते हैं एच सेंट का जो फुल फॉर्म होता है उसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कहते हैं। मतलब एच सेंट को जो इसका नाम दिया गया है इस साइकिल का एच सेंट का, उसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कहते हैं। इसका अदर नाम भी है, जैसे मतलब एक साइकिल मतलब एच सेंट खुद का एक अपना साइकिल है, बट इसका कई सारे नाम हैं, जैसे कि कई नामों से इसे जाना जाता है। इसे कहीं कहीं पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहते हैं। इसे पी मतलब इसे आप ट्रिपल पी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या? इसे आप ट्रिपल पी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसे पेंटोज फास्फेट पाथवे भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको इसी साइकिल का नाम फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी मिलेगा। ठीक है, इसके नाम की बात हो गई। नाम की कितनी चर्चाएं हमने की, इसके नाम के बारे में हमने आपको इसका 3 नाम बताया एच सेंट का। क्या क्या? पहला नाम हमने बताया कि एच सेंट को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, एक्सो मोनोफॉस्फेट कहते हैं। और जो पी अर्थात ट्रिपल पी है उसे पेंटोज फास्फेट पाथवे कहते हैं। और तीसरा नाम है फास्फोग्लूकानेट पाथवे। ठीक है, इसके नाम की चर्चा हो गई। अब हम यह देख लेते हैं कि ये साइकिल हमारे शरीर में चलती है। हमारे शरीर में सेल की साइटोप्लाज्म में ये साइकिल चलती है। और आपने ग्लाइकोलिसिस का भी नाम सुना होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है उससे हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान दीजिए, हमें मतलब कई बार यह जो टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस एच को लेके कई बार कन्फ्यूजन था कि मतलब जैसे कि हमारे मन में यह क्वेश्चन उठता था कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारे शरीर में चलती है, एच सेंट भी हमारे शरीर में चलता है, बट जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है उससे हमें एटीपी से ऊर्जा मिलती है। जाहिर सी बात, एटीपी जो होता है, आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल को जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़े होंगे तो उसमें जो एटीपी था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ पे मिलता है ना, हमें एटीपी मिलता है। तो एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो मेरे मन में यह क्वेश्चन उठता था कि एटीपी से जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है तो एच सेंट की क्यों आवश्यकता है? क्यों हमारे बॉडी में एच सेंट चलता है? एच जब हमें ऊर्जा की ही आवश्यकता थी, मात्र हमें ऊर्जा ही चाहिए था, तो हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल से काम चला लेते हैं। क्यों हम एच सेंट से यहाँ पे मतलब एच सेंट के द्वारा हम ऊर्जा ले रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आपको अच्छी प्रकार से बताऊँगा अच्छे प्रकार से कि क्यों हमें एच सेंट हमारे शरीर में आवश्यक है। इस साइकिल की ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलने के बाद भी हमें एच सेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो एच सेंट है वह हमारा कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। एच सेंट कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें एच सेंट में होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एच सेंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट, सब जाहिर सी बात आप जानते हैं कि एच सेंट जो होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है। तो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, अगर हम यही ग्लूकोज की बात करें तो यह ग्लाइकोलिसिस साइकिल में यही ग्लूकोज एरोबिक कंडीशन होता है। एरोबिक मतलब जिसमें वायु उपस्थित हो, एरोबिक कंडीशन मतलब वायु की प्रेजेंट में। एनारोबिक मतलब बिना वायु की प्रेजेंट में, मतलब अनुपस्थित में। अब ऐसा हम कहाँ बता सकते हैं कि वायु नहीं प्रेजेंट हो? तो हमारे मतलब जितनी भी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर हर एक जगह वायु उपस्थित है। तो इसे हम अगर नॉर्मली शब्दों में कहें, नॉर्मली मतलब एक आम लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो एरोबिक मतलब वह जहाँ पे वायु प्रेजेंट हो। तो प्रेजेंट कहाँ पे? पूरी पृथ्वी पे है। अब एनरोबिक की हम अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो एनरोबिक मतलब आंतरिक्ष हो जाएगा। होता नहीं है, मतलब ये समझने के लिए आप लोग समझिए कि एनरोबिक का एक छोटा सा उदाहरण आंतरिक्ष को आप समझिए, जहाँ पे वायु मतलब वहाँ पे निर्वात है। तो निर्वात की कंडीशन, तो एरोबिक कंडीशन में एट एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। बट यही जब ग्लूकोज 6 फास्फेट एच सेंट से पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना ही एटीपी प्रोड्यूस होता है, मतलब एटीपी नहीं निकलता है। ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एरोबिक कंडीशन में 8 और एनरोबिक कंडीशन में 2 एटीपी निकलता है, ये तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है। बट पेंटोज फास्फेट पाथवे में ना ही एटीपी निकलता है, मतलब एटीपी नहीं बनता है, नो प्रोड्यूस। ध्यान दीजिए, नो प्रोड्यूस, एटीपी नहीं बनता है। और ना नो यूज मतलब ना ही बनता है ना ही इस्तेमाल करता है। एच सेंट में ना ही एटीपी हम बनाती है साइकिल, ना ही एटीपी का इस्तेमाल करती है। ठीक है,
इतनी सारी बातें हो गई। अब आप कहेंगे कि भाई ना ही बना रहा है ना ही इस्तेमाल कर रहा है, तो एच.एम.पी. सन चलता क्यों है, हमारे शरीर में चलता क्यों है, हमें इससे क्या मिलता है, हमारे लिए क्यों फ़ायदा है। बेनिफिट तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं एच.एम.पी. सन के, तो मैं बताते रहना चाहता हूँ कि इसमें जो एच.एम.पी. सेंट में जो हमें मिलता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, जिसे हम कहें या मान लीजिए जिसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व कहें या मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं, वह है NADH और राइबोस 5 फास्फेट। यह दो चीज़ इससे मिलती है, NADH और राइबोस 5 फास्फेट। अब कहेंगे कि NADPH, ठीक है। तो NADPH क्या है, तो NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब PPP जो होता है वह इसके मतलब जो पेंटोज फास्फेट पाथवे होता है, यह दो कंडीशन में चलता है, मतलब एक ऑक्सीडेटिव फेज होता है, एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है, ठीक है। तो पेंटोज जो आपका बताए हैं, अभी जैसे बता रहा हूँ कि पेंटोज फास्फेट पाथवे होता है, यह दो फेजों में चलता है, एक ऑक्सीडेटिव और एक नॉन ऑक्सीडेटिव। तो जो हमारा एक ऑक्सीडेटिव फेज है, यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडेटिव फेज में हम क्या करते हैं, मतलब जो भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, CO2 का रिमूवल करेंगे। रिमूव ऑफ CO2 क्या होगा, रिमूव ऑफ CO2 मतलब इससे बाहर निकलेगा, रिमूव ऑफ CO2 होगा। और उसके बाद NADPH यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मतलब NADPH निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हो गया, कार्बन बाहर निकल गया और NADPH प्रोड्यूस हो गया, मतलब NADPH बन गया। अब NADPH है क्या, जाहिर सी बात है निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, हमें हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए NADH इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंट है, क्यों एच.एम.पी. सन चलता है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। NADPH जो है यह लीवर में पाया जाता है, कहाँ, लीवर में किस जगह में पाया जाता है, तो लीवर की एडिपोज टिश्यू में यह पाया जाता है, जहाँ पे NADPH मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे पाया जाना ही इसके लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। और यह फैटी एसिड में जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस में NADPH पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। NADPH जो होता है वह फैटी एसिड में जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस में यह क्या करता है, पार्टिसिपेट, ठीक है। इतना हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फीमेल का जो ओवरी पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है फीमेल का ओवरी पार्ट, ध्यान दीजिए, फीमेल का ओवरी पार्ट, उसके बाद मेल का टेस्टिस, क्या, फीमेल का ओवरी पार्ट और मेल के टेस्टिस में भी NADPH प्रेजेंट होता है, वहाँ पर भी यह पाया जाता है। और जो माँ की गर्भ में जो फीटस होता है, वहाँ पे जो प्लासेंटल हार्मोन जो होता है, वह स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में NADPH पार्टिसिपेट करता है। इतनी सारी चर्चाएं हो गई, यह था एच.एम.पी. सन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि एच.एम.पी. सन क्या है, क्यों आवश्यक है, क्या चीज़ बनती है, क्या नहीं बनती है, कैसे कैसे कहाँ पे यह पाया जाता है, कहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये सारी चर्चाएं ये जस्ट मैंने अभी बताया है। अब एच.एम.पी. संट का जो साइकिल है, कैसे कैसे यह ग्लूकोज 6 फास्फेट या कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में, कैसे ये साइकिल साइटोप्लाज्म में चलाता है, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे आपको करने वाला हूँ। बट सबसे ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम साइकिल पढ़ते हैं या साइकिल के बारे में हम रिवीजन करते हैं या तैयार करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम्स का। कहीं कहीं जगह हम एंजाइम्स भूल जाते हैं, नहीं याद कर पाते, सोचते हैं कि साइकिल हम तैयार कर रहे हैं, तैयार तो हो जाता है, लेकिन कौन सा एंजाइम कहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, यह ध्यान हमारे दिमाग में नहीं रहता। काफ़ी टाइम मतलब देखने को मिलता है, या बहुत समय या बहुत से लोगों या बहुत से दोस्तों से आपको सुनने को मिलता है, पेपरों में भी देखा जाता है, जब हम लोग पेपर देते हैं कि जब हमें तो पूरी पूरी साइकिल याद रहती है, लेकिन कहीं कहीं हम एंजाइम्स भूल जाते हैं। तो एंजाइम्स कैसे हम तैयार करें, सबसे आसान तरीका है एंजाइम तैयार करने के लिए। देखिए एच.एम.पी. सेंट में करना कुछ नहीं है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ कि कैसे साइकिल चलती है, बट पहले आप एंजाइम्स को देख लीजिए कि एंजाइम्स को कैसे हम तैयार करें। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने तीन का एक चार का पेयर बना के आपको एंजाइम्स को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको यह समझ में आएगा, थोड़ा समझने का प्रयास आप करिए। देखिए DHD है और EITT क्या है, EITT और DHD। देखिए ऐसे बाकी जो टर्म रहेगा, पहले D आएगा, H आएगा, D आएगा, फिर E आएगा, I आएगा, T आएगा, T आएगा। क्या है, DHD EITT, क्या है, DHD EITT, क्या है, DHD EITT, ठीक है। ये हार्मोन को तैयार करने का तरीका है।
इसको आपने देख लिया, ठीक है। अब साइकिल में बताते जाऊँगा, आप यहाँ से देखिए आप हार्मोन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो भी हार्मोन या एंजाइम्स हैं उसके बारे में आप इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। सॉरी, मतलब हार्मोन्स नहीं था, एंजाइम है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से जो एचएमपी संट है, जो हमारी एचएमपी संट की ये साइकिल्स है, एचएमपी संट जो चलता है वह ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद में कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोनेट एसीटोन में। किसमें? 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटेन में। किसमें कन्वर्ट होता? 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन में। ग्लूकोज 6 फास्फेट, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन में, ठीक है। इतना कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैंने एंजाइम्स के लिए कौन सा ट्रिक बताया था, क्या लिखा था यहाँ पे? DHDEITT। तो सबसे पहले क्या आ गया? डी। तो डी मतलब क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। आप यहाँ पर लिख देंगे डिहाइड्रोजिनेज। होता रियल में होता क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, लेकिन अगर आप डिहाइड्रोजिनेज भी लिख देंगे तो कोई इसे गलत नहीं कहेगा। फिर भी आप डिहाइड्रोजिनेज लिखेंगे फिर भी ऐसा ही है। आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं कि हाँ क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका। और यहाँ पे NADPH जो है वह NADH+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यह 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन 6 फास्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा। 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन 6 फास्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा। किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे क्या? यस मतलब हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज की उपस्थिति में 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटेन 6 फास्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये देख लिया आपने। उसके बाद ये 6 फास्फोग्लूकोनेट राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। देखिए 6 फास्फोग्लूकोनेट जो है राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी उपस्थिति में कन्वर्ट हो रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। तो हमने डी जो एंजाइम था उसके बाद उसको बता दिया, यस बता दिया, बचा क्या है? फिर से डी बच गया। तो डी मतलब क्या है? डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम डिहाइड्रोजिनेज लिख देंगे। मतलब 6 फास्फोग्लूकोनेट जो है डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर फिर NAD+ जो है NADH+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यह आपका राइबोलोज 5 फास्फेट जो है यह 2 भागों में मतलब डिवाइड होगा। जो एक जो इसका एक पहला फर्स्ट वाला पार्ट है वह जाइलोज 5 फास्फेट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ये राइबोज 5 फास्फेट है। पहला है जाइलोज 5 फास्फेट, दूसरा है राइबोज 5 फास्फेट। बट जो ये जाइलोज 5 फास्फेट है यह राइबोलोज 5 फास्फेट से जाइलोज 5 फास्फेट बना है। बट ये राइबोलोज 5 फास्फेट किसकी उपस्थिति में जाइलोज 5 फास्फेट बना है? किसकी उपस्थिति में? तो किसकी? यहाँ पे देखिए क्या है? ई है। ई मतलब इपिमरेज। क्या होता है? ई मतलब इपिमरेज, ठीक है। यहाँ पे इपिमरेज की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फास्फेट जाइलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब फिर यही राइबोलोज 5 फास्फेट यहाँ पे क्या बचा? ई बता दिया। फिर क्या है? आई मतलब आइसोमरेज। फिर राइबोलोज 5 फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो रहा है? राइबोज 5 फास्फेट में, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे मतलब इस तरह से इस ट्रिक से हम एंजाइम्स का पता लगा सकते हैं किसी भी साइकिल्स में, ठीक है। हमने चर्चा कर ली जो राइबोलोज 5 फास्फेट है आइसोमरेज की उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो फिर यही जाइलोज 5 फास्फेट राइबोलोज 5 फास्फेट यह ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में यह स्यूडोहेटेरोलेज 7 फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज की सबसे खास बात क्या है? ट्रांसकीटोलेज जो होता है इसकी जो सबसे खास बात है यह 2 कार्बन को रिमूव करता है। किसको? 2 कार्बन को रिमूव करता है। बट यह रिमूव करता कहाँ से है? राइबोज 5 फास्फेट से। राइबोज 5 फास्फेट से 2 कार्बन एटम को यह लेता है और जाइलोज 5 फास्फेट को दे देता है। तो 5 जाहिर से होता है 5 इसके पास है, 5 कार्बन है और प्लस 2 कार्बन और पाया जाता है तो 7 कार्बन हो जाता है। 7 कार्बन हो जाता है तो स्यूडोहेटेरोलेज 7 फास्फेट में यह कन्वर्ट हो जाता है। अब यही राइबोलोज 5 फास्फेट इसमें से 2 कार्बन निकलने की वजह से यह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज मतलब जैसे कि ट्रांसकीटोलेज मान लीजिए वहाँ से 2 कार्बन को रिमूव करके आपको यहाँ पे किसको दे दिया? जाइलोज 5 फास्फेट को दे दिया। अब जाइलोज 5 फास्फेट भाई पाया है तो खुश है, यहाँ से निकला तो जाहिर सी बात है तो गड़बड़ी तो होगी। किसी से आप मान लीजिए किसी के पास पैसा है अब उसे कोई तीसरा व्यक्ति छीन के आपको दे दे तो जिसको दिया गया तो खुश हो, लेकिन जहाँ से निकला है जहाँ से हम लिए हैं वह तो दुखी होगा। तो जाहिर सी बात है अपनी फरियाद लेके जाता है, किसके पास जाता है? ट्रांसकीटोलेज के पास।
या आपका राइबोस 5 फास्फेट अपनी फरियाद लेके ट्रांस एल्डोलिस के पास जाता है। तो ट्रांस एल्डोलिस से अपनी सारी कहानी बताता है कि भाई हमसे 2 कार्बन ट्रांसकीटोलेज लेके और जाइलोस 5 फास्फेट को दे दिए हैं। अब वो भैया अपना 7 कार्बन बना के स्यूडोहाइड्रोलेज 7 फास्फेट हो गए हैं। अब हम 5 थे ही, हमको और कम कर दिए, कितना हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हो गए। तो ट्रांस एल्डोलिस की सबसे खास बात है कि 3 कार्बन को रिमूव करता है। कितनों को? 3 कार्बन को रिमूव करता है। तो जब राइबोस 5 फास्फेट होशियार रहता है, वो आता है ट्रांस एल्डोलिस पर, जानता है कि ट्रांस एल्डोलेज जो है वह 3 कार्बन को रिमूव करेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से 2 गया है तो उसके पास एक बेनिफिट हो जाएगा, मतलब एक का उसके पास फायदा होगा। तो इसीलिए वह ट्रांस एल्डोलेज के पास आता है। तो ट्रांस एल्डोलेज क्या करता है, स्यूडोहाइड्रोलेज 7 फास्फेट से 3 कार्बन को रिमूव कर देता है और रिमूव करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को दे देता है। किसको देता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को दे देता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के पास 3 कार्बन है, ये है, प्लस 3 और पाया जाएगा, तो कितना है, 3 3 6। तो यह कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। कौन कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 कार्बन को पाते ही फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। किसकी उपस्थिति में? ट्रांस एल्डोलेज की। अब यहाँ से 3 निकला है, तो स्यूडोहाइड्रोलेज 7 फास्फेट था ही, तो 7 में से 3 के कितना बता? 4। कितना बचा? 4। तो यह इरेथ्रोज 4 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इरेथ्रोज 4 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब यह इरेथ्रोज 4 फास्फेट यहाँ पे देखिए जाइलोस 5 फास्फेट जो है, यहाँ से यह रिएक्ट करता है या इसके साथ यह क्रिया करता है। अब यह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है। और क्या बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के बाद? फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। कहाँ से? यह जाइलोस से, इरेथ्रोज 4 फास्फेट जाइलोस से ही क्रिया करके फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है। बट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, यह रिवर्सिबल होता है। मतलब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बन सकता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी बन सकता है। एक फेज की चर्चा हमने की है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फेज क्या है। जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यही 1,6 बाई फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में, मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट के रूप में आता है। फिर से यह साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको यह HMP सेंट समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।